Hello everyone, welcome to the new episode of the Dental Show. Myself Dr. Shubhangi. Myself Dr. Neetam. क्या कभी आपने अपने दोस्तों की स्माइल देख के सोचा है कि इनके टीथ इतने वाइटन कैसे हैं, इतने ब्राइट कैसे हैं? एंड देन यू स्टार्ट गूगलिंग एंड फिर चैट जीपीटी से पूछने लग गए कि टीथ वाइट कैसे होते हैं। DIY हैक्स ढूंढने लगे एंड फिर भी कंफ्यूज। तो आज हम जानेंगे कि रियल लाइफ में क्या डिफरेंस है, टीथ वाइटनिंग होती क्या है, टूथ डिस्कलरेशन होता क्या है, कैसे होता है। सो व्हाट इज टूथ डिस्कलरेशन? So, tooth discoloration is basically refers to staining of teeth. जब दांतों में कुछ हैबिट्स के कारण या कुछ भी बाय एजिंग अगर दांत वाइट से थोड़े से ब्राउन या येलो होने लग जाते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड टूथ डिस्कलरेशन. बट टीथ में हमारी 4 लेयर होती है. जो फर्स्ट 2 लेयर्स होती है दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टूथ डिस्कलरेशन और टूथ शेड के लिए बोल सकते हैं हम. तो फर्स्ट लेयर इज इनेमल, जिसमें हमारे कुछ लोगों के दांत होते हैं जो थोड़े ग्रेइश टिंट पे होते हैं, किसके थोड़े ग्रीनिश टिंट पे, पिंकिश टिंट पे. तो ये सब टिंट्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो इनेमल से होता है. और अगर हम देखें कि सेकेंड लेयर में, तो सेकेंड लेयर में अगर हम जाते हैं तो सेकेंड लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउनिश और येलोइश टिंट, जो कि मोस्ट ऑफ द टूथ पार्ट भी बनाता है. दैट इज कॉल्ड डेंटिन. डेंटिन इज द सेकेंड लेयर जो मोस्ट ऑफ द टूथ पार्ट बनाता है, और वो जो रहता है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ब्राउनिश और येलोइश डिस्कलरेशन के लिए. अब स्टेनिंग की बात करते हैं. तो स्टेनिंग इज लाइक 2 टाइप की स्टेनिंग होती है, दैट इज एक्सट्रिंसिक स्टेन्स एंड इंट्रिंसिक स्टेन्स. तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि एक्सट्रिंसिक स्टेन्स क्या होते हैं और उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है. सो बेसिकली एक्सट्रिंसिक स्टेन्स, जैसे आपने अभी बताया कि जो हमारी ऊपर की लेयर होती है दैट इज इनामल. तो जब ऊपर की लेयर में, अगर टीथ के ऊपर की लेयर में इनामल में अगर स्टेनिंग होती है या फिर टूथ डिस्कलरेशन होने लग जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक स्टेन्स. दैट मे बी बिकॉज ऑफ द पुअर ओरल हाइजीन. ठीक है, अगर बहुत प्रॉपरली आप ब्रश नहीं कर रहे हैं, ओरल हाइजीन आप अपना बहुत पुअर रख रहे हैं, तो पैलिकल के ऊपर जब बैक्टीरिया एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं तो वो येलोइश टेंज या एक येलो स्टेन्स आने लग जाते हैं. ठीक है. द सेकेंड थिंग इज कि किसी किसी की कुछ पिगमेंटेड फूड्स या पिगमेंटेड ड्रिंक्स लेने की बहुत ज्यादा आदत होती है. जैसे इसमें आगे अपने टी हो गई, बहुत ज्यादा कंजप्शन हो गया है. कुछ एक्सटेंट तक इट्स फाइन कि आप 1 बार ले लिया, 2 बार ले लिया, बट बहुत टाइम दिन में 4 5 6 बार चल रही है, टी चल रही है, कॉफी चल रही है, रेड वाइन्स का कंजप्शन हो रहा है. कई घरों में आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा हल्दी वाला खाना खाते हैं. तो ऐसे लोगों में भी आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा स्टेन्स या टूथ डिस्कलरेशन दिखने के फुल चांसेस है. सेकेंड थिंग अगर हम देखें तो टोबैको यूज. जो भी आप देखोगे, अगर कोई टोबैको ले रहा है, पान मसाला खा रहा है, तो उसमें येलोइश या ब्राउनिश स्टेन्स दिखते हैं. कुछ क्रोमोजेनिक बैक्टीरियाज भी होते हैं जिसके कारण ऊपर बहुत देखेंगे तो जैसे जो फंगल एरिया रहते हैं या वो जो मॉइस्चर्ड एरिया बहुत ज्यादा रहता है, तो उनमें आप देखेंगे कि ब्लूइश या फिर ग्रीनिश डिस्कलरेशन, क्योंकि ऊपर एक हार्ड डिपोजिशन हो जाता है. तो उसके कारण भी बहुत ज्यादा टूथ का डिस्कलरेशन होता है. हार्ड डिपोजिशन से मुझे याद आया, जैसे कुछ लोग होते हैं कि हम सुबह शाम ब्रश करते हैं, इवन पीपल आर सेइंग कि दे आर ब्रशिंग थ्राइस अ डे, बट स्टिल दे हैव येलो टीथ, और कुछ ऐसा रहता है डिपोजिशन जो नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकल पाता. व्हाट इज दैट? यस. सो कई बार क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि पत्थर जैसी चीजें जमा हो जाती हैं दांतों में. तो पत्थर जैसी चीज जो जमा होती है दैट इज कैलकुलस. वो एक तो फॉल स्मेलिंग भी करेगी, ऊपर से टूथ को डिस्कलर भी करेगी. वो क्या होता है, जैसे हम सुबह उठे, ब्रश किया नहीं है, थोड़ी देर में पैलिकल जमना स्टार्ट हो जाती है. 2 से 3 दिन हो गए, लोग ब्रश ही नहीं कर रहे हैं, प्रॉपरली ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं. तो उसके कारण क्या होता है, बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो गए. बैक्टीरिया एक्यूमुलेट होने के बाद जो लेयर बनी है उसका मिनरलाइजेशन होने लग जाता है, और उसके कारण कैलकुलस डिपोजिशन होता है. वो इतना ज्यादा हार्ड होता है कि आप चाहे कितना ही घिस घिस के ब्रश कर लो, वो नहीं निकलने वाला है. अब वो कैसे निकलेगा, या स्टेन्स कैसे निकलेंगे? वो ऐसे निकलेंगे कि आप या तो प्रोफेशनली हेल्प ले लीजिए, क्योंकि ब्रशिंग से तो वो नहीं निकलेंगे, या माउथ वॉशेस से नहीं निकलेंगे. उसके बाद चीज ये होती है कि कुछ माउथ वॉशेस से भी डिस्कलरेशन हो जाते हैं, जैसे कि कुछ क्लोरहेक्सिडीन माउथ वॉश जो आते हैं उससे भी टूथ डिस्कलरेशन हो जाता है. इसलिए हम बोलते हैं कि आप 15 डेज रेगुलरली यूज कर लो, उसके बाद फिर आप हफ्ते में 1-2 बार यूज करके आप उसको फिनिश कर सकते हैं.
तो आप सबसे इजी वे है प्रोफेशनल क्लीनिंग करवा लीजिए, मैकेनिकल क्लीनिंग करवा लीजिए, वो अल्ट्रासोनिकली एक्टिवेट होते हैं। उससे जितने भी आपके हार्ड डिपोजिशन होते हैं वो निकल जाएंगे, क्योंकि उन हार्ड डिपोजिशन के कारण क्या होता है, जो अपने मसूड़े भी होते हैं वो भी थोड़े थोड़े नीचे खिसकने लग जाते हैं। तो एक तो टूथ डिस्कलरेशन हो ही रहा है उससे, प्लस गम्स में भी थोड़ी सी हानि हो रही है। सो बेस्ट पॉइंट ये है, बेस्ट ट्रीटमेंट ये है कि सबसे पहले आप प्रोफेशनल क्लीनिंग करवाए, स्केलिंग करवाए, मैकेनिकल क्लीनिंग करवाए, उसके बाद एयर एब्रेशंस होते हैं वो करवाइए। तीसरी चीज होती है एयर पॉलिशिंग। कई बार ये होता है कि कुछ सिलेक्टिव जगह पे ही स्टेन्स होते हैं, yes. तो अब वो सिलेक्टिव स्टेन्स के लिए कुछ सिलेक्टिव एयर पॉलिशिंग्स भी आते हैं कि हाँ ये सिलेक्टिव एरिया में हम एयर पॉलिशिंग करके बाकी हम टीथ के डिस्कलरेशंस को हटा सकते हैं। बट अगर आप कई बार देखेंगे कि ये सब करवाने के बाद भी स्टेन्स जाते नहीं हैं, तो उसका क्या रीजन हो सकता है? पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि स्टेन्स कैसे टाइप के हैं। या ठीक है, जैसे एक्सट्रिंसिक स्टेन्स यू हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि एक्सट्रिंसिक स्टेन्स क्या होते हैं, लेकिन कभी कभी या कुछ रीजन में भी बोल सकते हैं कि एक पैटर्न होता है दांतों में येलो होने का। एक होता है कि एक एज के कारण येलोनेस हो रहे हैं दांत। एग्जैक्टली। हाँ, तो वो जो रहता है उसमें ये होता है, उसका रीजन ये रहता है, जैसे मैंने बताया कि 2 लेयर्स रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जब सेकेंडरी डेंटिन फॉर्मेशन ज्यादा होता है और इनेमल की थिकनेस भी धीरे धीरे करके कम होती है, तो बाय एजिंग जो येलोनेस होती है दैट इज नेचुरल। लेकिन कभी ये होता है कि इंट्रिंसिक स्टेन्स अगर ऐसे होते हैं, जैसे आपने बोला कि बहुत ज्यादा चाय कॉफी कंजम्पशन या स्पेशली पान मसाला वाले, तो पान मसाला का भी जो अब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होता है, तो एकदम वो नॉर्मल स्केलिंग से भी वो व्हाइटनेस नहीं आ पाती है दांतों में, वो येलोनेस दिखती है। तो दैट कैन बी गो अवे विद द व्हाइटनिंग। और उसके अलावा बोल सकते हैं कि जैसे ब्लैक कलर का डिस्कलरेशन दिख रहा है या कुछ ग्रेइश टिंट दिख रहा है दांतों में। कभी कभी लोग होता है कि स्माइल कर रहे हैं, सारे दांतों ठीक है, लेकिन एक मिड लाइन में एक ग्रेइश ह्यू या ग्रेइश शेड ऐसे दिख रहा है, तो दैट इज बिकॉज मे बी प्रेजेंट ऑफ केरीज। अगर डेंटल केरीज या दांतों में सड़न प्रेजेंट है जो कि ऐसे विजिबल नहीं है, या दांतों में कुछ पीछे की तरफ ऐसा है कि कोई ब्लैक डिस्कलरेशन और ऐसे दिख रहा है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ डेंटल केरीज। तो ये भी ऐसा है कि इसको भी रूल आउट करना और इसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली करना जरूरी है, तभी वो जाएगा। दैट इज नॉट समथिंग कि आप व्हाइटनिंग या क्लीनिंग करा लेंगे तो वो चला जाएगा। ओके। सेकेंड चीज बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट अगर कोई प्रॉब्लम होती है, डेवलपमेंट ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे हमारी 2 लेयर है एनामल और डेंटिन, अगर ड्यूरिंग डेवलपमेंट अगर वो कुछ ऐसे रह गया है या उसमें कोई डेवलपमेंटल एनामलीज हो गई है, तो उसकी वजह से भी जो अमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा या डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा हम जिसको बोलते हैं, उसके कारण भी स्टेनिंग होती है। इसमें व्हाइट या ब्राउनिश लाइंस या कुछ पैचेस या कुछ इरेगुलर सरफेसेस दांत पे देखने को मिलती है, वो है तो हम उसको भी कुछ हद तक व्हाइटनिंग से ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बोले तो टेट्रासाइक्लिन स्टेन्स होते हैं। टेट्रासाइक्लिन स्टेन्स जो रहते हैं वो कब डेवलप होते हैं? टेट्रासाइक्लिन स्टेन्स जो डेवलप होते हैं अगर मदर जब वो प्रेग्नेंट है उसने कुछ कंज्यूम किया है टेट्रासाइक्लिन ड्रग, तो वो स्टेन्स होते हैं। और जब बेबी को अगर हम टेट्रासाइक्लिन ड्रग देते हैं ड्यूरिंग अप टू एज ऑफ 8, अगर हम वो देते हैं तो भी ये स्टेन्स डेवलप होने के चांसेस होते हैं। एक बहुत ही कॉमनली देखा गया है, दैट इज कॉल्ड फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस जो रहता है फ्लोराइड पानी में रहता है, अगर फ्लोराइड का परसेंटेज ज्यादा हो जाए तो भी ये प्रॉब्लम होती है। कुछ एक पर्टिकुलर रीजन में देखा गया कि अगर फ्लोराइड परसेंटेज थोड़ा ज्यादा है तो उसमें उस रीजन के पर्टिकुलर लोगों में एक पैटर्न देखा जाता है कि उनको एक वही चौकी अपीयरेंस रहेगा या एक वाइट ऐसे ब्राउनिश ऐसे लाइन होगी, रेगुलर पैटर्न्स हो गए दांतों में, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक स्टेन्स। और वो भी उसका भी इलाज ऐसा ही है कि वो रेगुलर क्लीनिंग से नहीं जाएगा, उसके लिए आपको वाइटनिंग करवाने की जरूरत पड़ेगी। इनके अलावा कुछ जेनेटिक भी होता है। एग्जैक्टली, मम्मी पापा के ऐसा होता है। फिर अभी अगर इंडिया में देखा जाए तो नॉर्मली हमारा जो कलर टेक्सचर है या हमारा जो है तो उसमें व्हाइट अपीयर होते हैं क्योंकि वी आर ब्राउन स्किन टोन। लेकिन अगर हम फॉरेन कंट्रीज में देखें तो दे आर ऑलरेडी व्हाइट, तो उनका कॉम्प्लेक्शन इतना ब्राइट है कि दांत कंपेरेटिवली थोड़े से येलोइश या ग्रेइश और ऐसे दिखने लग जाते हैं।
तो दैट इज ऑल्सो कि हमारे यहाँ दैट इज ऑल्सो लाइक कि अगर उसको वाइटनिंग में हम करें तो वो भी एक हेल्पफुल रहता है। ओके हाँ, इसलिए आई गेस कि जो बाहर की कंट्रीज होती है या अरेबिक कंट्रीज होती है वहाँ पे इसका ट्रेंड या इसका कल्चर भी बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली इंडिया के Yes, कंपैरिजन yes. में है। हाँ यस, तो ये तो हो गया कि हम उसको कैसे हटा सकते हैं या व्हाट इज, तो हम बेसिक बात करते हैं कि व्हाट इज वाइटनिंग या वो उसका मैकेनिज्म क्या होता है। क्या हम दांत पे ऐसा अप्लाई करते हैं जो दांत एकदम वाइट हो जाता है? यस, सो बेसिकली टीथ वाइटनिंग क्या होता है, जैसे हमने डिस्कस किया कि स्टेन्स की होते हैं, तो जितना भी डिस्कलरेशन हटाना है या एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है जिससे आप अपनी जो स्टेन्स है या डिफॉर्मिटी है बिकॉज ऑफ दैट स्टेन्स या वो डिस्कलरेशन अगर आप वो हटा देते हैं तो वो प्रोसेस को हम बोलते हैं टीथ वाइटनिंग। अब टीथ वाइटनिंग होती कैसे है? कुछ वाइटनिंग एजेंट्स होते हैं लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कार्बामाइड पेरोक्साइड, सोडियम परबोरेट, ये कुछ टाइप के केमिकल्स होते हैं या कुछ टाइप के एजेंट्स होते हैं। उसको हम दांतों पे लगाते हैं, वो जो अपर लेयर होती है इनामल वो पेनिट्रेट करती है, उसमें पेनिट्रेट करेगी, उसके पार्टिकल साइज इतना छोटा होता है कि वो पेनिट्रेट कर जाती है टूथ में। जैसे ही वो पेनिट्रेट करती है वो डिस्कलरेशन जो क्रोमोजेंस होते हैं अंदर उससे रिएक्ट करके एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन करती है। जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है तो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स निकल जाते हैं। ठीक है, जैसे फ्री रेडिकल्स निकलते हैं तो डिस्कलरेशन कम होने लग जाता है। डिस्कलरेशन जैसे जैसे कम होगा, फ्री रेडिकल जितने निकलेंगे तो स्टेन्स काफी हद तक एक डिजायर्ड रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई कि टीथ वाइटनिंग होती कैसे है। कई बार ऐसे होता है कि आप दो तरीके से कर सकते हैं टीथ वाइटनिंग को। सो हम इन ऑफिस या होम ट्रीटमेंट वाइटनिंग किट्स या ऐसे कुछ क्या कैसे हो सकता है ये? सी दो, एज यू सेड कि दो टाइप की होती है। हाँ, तो एक होता है इन ऑफिस, एक होता है एट होम, जो हम घर में भी कर सकते हैं, और एक जो प्रोफेशनल क्लीनिंग हम लोग करते हैं, प्रोफेशनल वाइटनिंग हम लोग करते हैं। हाँ, सब प्रोफेशनल वाइटनिंग में ये डिफरेंस रहता है कि सबसे पहले तो आप हमारे पास आए तो हमने इवेल्युएट किया कि वेदर यू नीड अ वाइटनिंग और नॉट। क्योंकि जैसे हमें ऑलरेडी डिस्कस किया कि कैलकुलस भी होता है, कुछ लोगों को कैलकुलस होता है एंड दे डोंट नीड कि उनसे उनका सिर्फ सुपरफिशियल हम स्केलिंग करेंगे तो दे विल गेट नॉर्मल जो भी उनका टेक्सचर रहेगा। बट कुछ लोग, जैसे हमने इंट्रिंसिक स्टेन्स करा, तो इंट्रिंसिक स्टेन्स के अगर कोई पेशेंट्स हैं तो उनको रिक्वायरमेंट है कि टीथ वाइटनिंग करी जाए। तो इसमें फर्स्ट प्रोटोकॉल तो आता है कि इवैल्यूएशन, व्हाई प्रोफेशनल्स आर डूइंग एंड व्हाट इज द डिफरेंस कि प्रोफेशनल्स क्या करते हैं। ऐसा एग्जैक्टली। यस, तो जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो हम उसको सबसे पहले तो इवैल्यूएट करते हैं कि कितना उनको रिक्वायरमेंट है वाइटनिंग का। अगर उन्हें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है तो जब हम ओरल प्रोफाइलिक्सिस, हमारा फर्स्ट यही है कि इवैल्यूएशन, और उसके बाद हम एक क्लीनिंग करेंगे, एक मैकेनिकल क्लीनिंग करके देखेंगे। अगर हमें डिजायर्ड रिजल्ट उसी में मिल गया है तो हम उसको ये नहीं बोल सकते कि इसलिए जरूरी है कि यू हैव टू गो फॉर अ वाइटनिंग। लेकिन अगर डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता है या कुछ और भी रीजन है कि हम उसको और अच्छे से कर सकते हैं, या पेशेंट इज लाइक वेरी मच कॉन्शियस अबाउट मुझे बिल्कुल व्हाइट दांत ही चाहिए, इवन दो उनके व्हाइट है एंड स्किन टोन से मैच करे तो भी दे आर लाइक कि वेरी कॉन्शियस कि कराना है। तो अगर वो चाहते हैं तो फिर हम उनको वाइटनिंग कर बोलते हैं कि आप यू कैन गो फॉर अ वाइटनिंग। तो इसमें हम सबसे पहले क्लीनिंग हो गया, इवैल्यूएशन हो गया, क्लीनिंग हो गया, उसके बाद फिर हम उसके ऊपर एक किट आता है, ओके, या वी हैव वाइटनिंग किट। उसमें होता है एक जिंजाइवल बैरियर। जिंजाइवल बैरियर में सबसे पहले हम गम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक जिंजाइवा पे अप्लाई, गम्स पे अप्लाई करते हैं, ताकि जो भी हमारा वाइटनिंग जेल है वो जिंजाइवा पे ना जाए और जिंजाइवा को हार्म ना हो। तो हम सबसे पहले उसको गम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर लगाते हैं, देन वी अप्लाई अ जेल ओवर द टूथ, और फिर उसके बाद वी वेट फॉर 15 to 20 मिनट्स। ठीक है, ये हो, और उसको वाइप ऑफ कर देते हैं। हम 3 to 4 टाइम्स उसको अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें अब एडवांसमेंट ये है कि एक लेजर वाइटनिंग होता है और एक जूम वाइटनिंग होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक कि उन्होंने देखा होता है कहीं पे वो ब्लू लाइट आपने यूज नहीं किया, या ब्लू लाइट क्या होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो ब्लू लाइट इज वेरी मच लाइक बहुत वही जो एक्चुअली जो हम प्रोफेशनली ब्लू वाइटनिंग यूज करते हैं, कई बार मैंने क्लिनिक्स में भी यूज किया हुआ है, जो ब्लू वाइटन से हम एक्टिवेट कर देते हैं एक्चुअली वाइटनिंग किट को, और जो मार्केट में अवेलेबल ब्लू लाइट्स है उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है?
सी, तो मैं सबसे पहले ये बताती हूँ कि ब्लू लाइट क्या होता हाँ है ना। तो ब्लू लाइट जो होता है दैट इज समथिंग, उसके दो टाइप, एक लेजर्स होता हाँ, है और हाँ, एक जूम वाइटनिंग होता है, हाँ, विच इज हाँ, वेरी मच इन ट्रेंड, और या उसके हाँ, रिजल्ट्स भी काफी अच्छे हैं। हाँ, तो लेजर क्या होता है, लेजर बीम जो रहता है उसमें वो रेडिएशन रहता है, वो जेल को और एक्टिव करता है। जेल को एक्टिव करने के बाद उसका पेनिट्रेशन, उसका अब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा अंदर तक, डीपर लेयर तक होता है, तो हमें वाइटर रिजल्ट्स मिलते हैं ज्यादा। सेम चीज है जूम में। जूम में क्या होता है, जूम में एक एलईडी लैंप होता है, उसमें उससे भी ब्लू लाइट निकलती है, वो भी एक्टिवेशन ऑफ जेल करता है, और उसके बाद उसका हायर पेनिट्रेशन रहता है। एज कंपेयर टू लेजर्स, जूम ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको पूरे दांत एक जैसे आप एक ही टाइम पे कर सकते हैं, इट इज फास्टर ऑल्सो, और इसमें देखा गया कि 8 टाइम्स हम लाइटर कर सकते हैं शेड को। यस, तो जूम वाइटनिंग इज लाइक अभी नया है और काफी सारे डेंटिस्ट को यूज भी कर रहे हैं, तो इट इज लाइक वेरी नाइस। लेजर में ये डिफरेंस होता है कि लेजर में हम एक पर्टिकुलर रीजन पे कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक दांत पे कर सकते हैं, ये बेसिक डिफरेंस रहता है ब्लू हाँ, मतलब अगर कोई स्पेसिफिक प्लेस पे है तो सिलेक्टिव कर सकते हैं। यस, अब मार्केट में जो ब्लू लाइट है और इन ऑफिस जो हम करते हैं या क्लिनिक्स में जो करते हैं, उसमें ये डिफरेंस होता है कि उनका जो बोल सकते हैं पावर, नॉर्मल लैंग्वेज में तो मैं यही बोल सकती हूँ, यस, कि इंटेंसिटी कंपैरेटिवली बहुत लो होता है। जो हम करते हैं उसका इंटेंसिटी बहुत स्पेसिफिक होता है, हम प्रॉपर देख के करते हैं कहाँ पे आपको कितना जरूरत है, वो सारी चीजें देख के करते हैं। बट ये इन जनरल की ज्यादा हार्म भी ना हो इनेमल को, डेंटिन को, प्लस गम्स को, क्योंकि वो एक लेमन मतलब नॉर्मल कर रहा है, अनप्रोफेशनल लोग कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से उसका जो इंटेंसिटी है वो कंपैरेटिवली बहुत लो होता है। और उसमें रिजल्ट्स ऐसा होता है कि जैसे उसमें आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको शेड्स ज्यादा लाइट मिल सकते हैं, हम 3 to 4 टाइम्स एक बार में अप्लाई कर सकते हैं। इफ यू वांट कि अगर नहीं हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिल रहा है तो हम सेकंड विजिट भी प्लान कर सकते हैं। इसमें ऐसा कि आप धीरे धीरे करते रहे, धीरे धीरे यू कैन गेट द रिजल्ट, बट वो कितना हार्मनी में होगा या कितना बैलेंस्ड होगा वो नहीं बोल सकते। ओके, सो लेजर में इज इट रियली कॉल्ड अ फरारी ऑफ टीथ वाइटनिंग और इट्स लाइक जस्ट अ बर्ड? No, we cannot say कि it's just a Ferrari or something, but yes, it is very effective. Yes, पर जैसे मैंने zoom whitening बोला, we can say कि zoom is more of a Ferrari than this thing. Okay, fine. कि ये हो गया कि हमारे पास ऑफिस में आया है और हमने उसका वाइटनिंग करा, बट सम पेशेंट्स आर लाइक वेरी मच इन हरी ऑलवेज, कि आप तो मुझे फटाफट कुछ ऐसा दे दो या आप मुझे कुछ ऐसा बता दो फटाफट कि बस मेरे दांत वाइट हो जाए या मैं घर पे भी कर दूं, ऐसे कुछ। देन व्हाट इज इन जो हम घर पे कभी कर सकते हैं या एट होम ब्लीचेस या एट होम वाइटनिंग जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है? तो होता है, ये चीज भी हम कर सकते हैं क्योंकि आजकल बहुत हरी वाला जमाना हो गया है, तो कोई भी ऐसे बहुत टाइम नहीं दे पाता है, तो उसके कारण आ भी नहीं पाते हैं बेचारे और झिझकते भी हैं, तो इट्स फाइन। इसके लिए भी एक सोल्यूशन है। इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन है कि प्रोफेशनल एक ट्रेस बना देते हैं। वो कस्टमाइज ट्रेस रहती है, वो आपके टूथ टेस्ट साइज के अकॉर्डिंग या उसके आज साइज के अकॉर्डिंग वो ट्रेस रहती है। वो हर इंडिविजुअल और हर इंडिविजुअल हर पेशेंट्स के अकॉर्डिंग, वो साइज के अकॉर्डिंग वो ट्रेस कस्टमाइज्ड होती है। वो ट्रेस में हम लोग जो वाइटनिंग एजेंट्स होते हैं वो पोर करके देते हैं। फिर उसके बाद हम पेशेंट्स को बोलते थे कि आप आराम से घर में 2 से 3 घंटे के लिए आप यूज कर सकते हो जब भी आप चाहें, और अगर आप ज्यादा दोपहर में नहीं यूज कर पा रहे हैं या अपना टाइम नहीं निकाल पा रहे, नहीं लगा पा रहे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप रात को बढ़िया ओवरनाइट यूज कर सकते हैं वो ट्रेस को। उससे भी आपको काफी हद तक डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल जाते हैं। ओके, एंड वो प्लस इतनी ज्यादा सेफ होती है कि वो जो आपके गम्स है या उनको भी ऐसे हार्म नहीं करेंगे। तीसरी चीज है कि अगर आपको बहुत जल्दी एकदम क्विक फिक्स चाहिए या तुरंत में कहीं जाना है, कहीं जैसे गर्लफ्रेंड को मिलने जाना है या कोई पार्टीज में जाना है, वाइटनिंग करनी है, तो आप स्ट्रिप्स का यूज कर सकते हैं। आप वाइटनिंग पेन्स का यूज करते हैं, मार्केट्स में अवेलेबल है। आई वाज अबाउट टू आस्क यू कि वो वाइटनिंग स्ट्रिप्स और पेन्स जो एकदम बहुत ही मार्केट में चल रहा है और बहुत ही ऐड आते हैं उसके, और पीपल आर वेरी फैंटेसाइज कि ये होता है क्या एग्जैक्टली, तो उसमें क्या होता है ऐसा कि वो? यस, तो एग्जैक्टली वाइटनिंग स्ट्रिप्स एक थिन पेपर होता है।
ठीक है, जिसमें व्हाइटनिंग एजेंट्स इन्फ्यूज्ड होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि फेस शीट मास्क आता है आजकल, उसमें सीरम इन्फ्यूज्ड होते हैं, बस उसी तरीके का सेम है, बस एक स्मॉल स्ट्रिप लाइक पेपर है जो हम टीथ पे लगा लेते हैं, उसमें व्हाइटनिंग एजेंट्स इन्फ्यूज्ड रहते हैं। आप वो 10 to 15 मिनट्स तक लगा के रखिए, उसके बाद आप उसको वाइप ऑफ कर दीजिए। जैसे आप वाइप ऑफ करेंगे तो इसका एक डिजायर्ड रिजल्ट आपको कुछ दिनों के लिए मिल जाएगा, इट्स नॉट अ परमानेंट। बट इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि पेशेंट्स या जो भी इंडिविजुअल उसको यूज कर रहा है ना, वो इसको प्रॉपरली यूज नहीं अगर कर रहा है या प्रॉपरली प्रॉपर एडेप्टेशन अगर वो नहीं कर रहा है, हाँ, तो उसके कारण क्या होता है कि उस टाइम के लिए अब जाना हरी में है, एकदम वाइटनिंग भी चाहिए, बट प्रॉब्लम क्या हो जाती है उससे कि कई बार जो गम्स होते हैं, अपना नॉर्मल कलर इज पिंक, तो वो हल्का सा वाइटन हो जाता है, तो उसके कारण वो बहुत ज्यादा अजीब लगने लग जाता है। ठीक है, बहुत ऐसा भी रहता है बर्निंग सेंसेशन, हाँ, बर्निंग सेंसेशंस होने लग जाते हैं, प्लस उसके कारण अनइवन स्टेनिंग की, हाँ, कहीं ज्यादा हो गया कहीं कम हो गया। तो अगर आप यूज भी कर रहे हैं थोड़े टाइम के लिए भी, अगर एकदम हरी में जाना भी है और यूज भी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट प्रॉपरली अडेप्ट कर ले, और अगर नहीं आप प्रॉपरली अडेप्ट कर पा रहे हैं तो प्रोफेशनल एक हेल्प ले लीजिए। Yes, and pens are also like this. Yeah, pens is something like different। जैसे हम लोग पेंटिंग करते हैं, लाइक पेंट ब्रश होता है अपना, तो वैसे अपने होती है व्हाइटनिंग पेंट्स, उसमें भी व्हाइटनिंग एजेंट इन्फ्यूज्ड होते हैं। अब वो सिंपली जैसे अपन बहुत हल्के हाथ से पेंट करते हैं, लाइक जैसे स्केचर्स या आपने पेंटर्स को देखा होगा बहुत हल्के, या नेल पेंट काइंड ऑफ थिंग, तो आप वैसे उसको अपने टूथ पे लगा लीजिए, कुछ टाइम रखिए, वाइप ऑफ कर दीजिए, एंड यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। बस उसमें भी एक प्रॉब्लम है कि वो भी अगर अनइवन लग गया तो आधा कहीं डिस्कलरेशन रह गया, कहीं बहुत ज्यादा वाइटन हो गए। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि एप्लीकेशन भी ऐसा होगा ना कि आपने एक बार एक पेंट कहीं लगाया, उसी को वापस से निकाला नहीं प्रोडक्ट, और आपने वही अप्लाई कर दिया, तो इट्स कॉल्ड टेक्टाइल सेंसिटिव चीज, है ना। तो ये चीज है पेन्स के साथ, बट अगर आपने कहीं बहुत ज्यादा यूज कर लिया तो उसके कारण रिसॉर्प्शन होने के भी चांसेस रहते हैं, गम नेक्रोसिस भी होने के चांसेस रहते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि बेस्ट है आप जो भी यूज कर रहे हो, जस्ट टेक अ प्रोफेशनल हेल्प। कुछ भी यूज करने से पहले पूछ लो एक बार कि हमको जरूरत भी है, नहीं जरूरत है, अगर चाहिए भी तो कैसे यूज करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी स्ट्रिप्स के। अब मार्केट में मैं ये देख रही हूँ कि कुछ ट्रेंडिंग है पर्पल टूथपेस्ट। इंस्टाग्राम पे हर कोई रील बना रहा है लगा के वो पर्पल टूथपेस्ट, एंड फिर उसके बाद वाइट चमकदार टीथ हो जा रहे हैं। सो व्हाट्स मिराकुलस रिजल्ट? या एग्जैक्टली। See, purple toothpaste is something like, अगर कलर थ्योरीज में जाएं, इट इज लाइक कि कुछ भी हम पर्पल कलर का किसी येलो पे अप्लाई करेंगे तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। सो पेस्ट में क्या होता है, पेस्ट में एक पर्पल पिगमेंट होता है, जैसे हम येलोइश टीथ पे उसको लगाते हैं तो वो उसको और ब्राइटन दिखाता है, क्योंकि वो येलो को न्यूट्रल कर देता है, तो वो उसको एकदम वाइट और ब्राइट दिखाता है। तो इट इज अ क्विक फिक्स कि आपको कहीं जाना है, जैसे मेकअप होता है, हम फटाफट कंसील कर देते हैं, हमारे कलर करेक्शन टाइप चीज है, उसको कंसील कर देते हैं, और उसके बाद एकदम जो स्पॉट्स है वो नहीं दिख रहा है। तो दैट इज समथिंग लाइक दिस ओनली, मतलब मेकअप बोल सकते हैं दांत का। और ये वैसे ही डिपेंड करता है, जैसे हमारे कलर्ड बाल होते हैं, अगर कलर्ड बाल में कुछ येलो टिंट ज्यादा आता है, जैसे कभी कॉपरेश या थोड़े से येलो दिखने लग जाते हैं आफ्टर अगर ब्लीचिंग, तो उसमें भी आपने देखा होगा रील्स में भी कि एक पर्पल कलर का वो शैम्पू डालते हैं या कलर डालते हैं और उसके बाद उसको वो करते हैं। तो दैट इज ऑल्सो लाइक कि वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये सेम कलर थ्योरी ही है, इट इज नॉट लाइक कि बहुत ही वाइटनिंग इसमें कुछ एजेंट है या कुछ ऐसा है, ऐसे मतलब टीथ का मेकअप है बेसिकली। हाँ, मतलब फॉर अ टाइमिंग कि जैसे आपका कोई शूट है, कोई फोटो शूट है, या आपको किसी से लाइक यू सेड किसी से मिलने जाना है तो वो तब तक ही रहेगा जब तक आपने कुछ और कंज्यूम नहीं किया है। वंस यू हैव कि आपने कुछ कलर्ड फूड खाया या कुछ किया है, तो यू विल गेट बैक टू योर नेचुरल टोन। एग्जैक्टली। बट जैसे पर्पल टूथपेस्ट तो ट्रेंडिंग आजकल चल ही रहा है। पहले वाइटनिंग टूथपेस्ट भी चलते थे, इवन अभी भी अभी भी चल ही रहे हैं कि आप वाइटनिंग टूथपेस्ट यूज कर लो तो उससे भी वाइटन होने लग जाते हैं धीरे धीरे। तो दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है? पर्पल एंड वाइटनिंग सेम है या अलग अलग है? नहीं, पर्पल टूथपेस्ट इज लाइक अ मास्किंग। ओके।
कि वो उसने वो येलो को मास्क कर दिया पर्पल से और वो व्हाइट दिखने लगे आपको दांत। लेकिन व्हाइटनिंग टूथपेस्ट में कुछ व्हाइटनिंग एजेंट्स होते हैं, बहुत माइल्ड क्वांटिटी में होते हैं, ताकि वो आपको कुछ और प्रॉब्लम ना करें। बट उसमें कुछ व्हाइटनिंग एजेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको ग्रेजुअली इफेक्ट देते हैं। मतलब अगर आपने 3 से 4 वीक उसको करा है यूज, तब जाके आपको बहुत माइल्ड चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्योंकि कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हमारे पास आते हैं, हम इतने टाइम से व्हाइटनिंग टूथपेस्ट कर रहे हैं, हमारे दांत पीले के पीले, तो वो बहुत धीरे धीरे काम करता है। हो सकता है कि आपकी ऐसी कंडीशन हो कि आपको व्हाइटनिंग टूथपेस्ट भी काम नहीं करेगा, where the professional cleaning and professional whitening comes in play. तो वो सब चीजें हैं, बट व्हाइटनिंग टूथपेस्ट एंड पर्पल टूथपेस्ट आर नॉट सेम। उसमें पर्पल में कोई व्हाइटनिंग एजेंट नहीं होता है, इसमें व्हाइटनिंग एजेंट्स होते हैं जो धीरे धीरे करके काम करते हैं। और प्लस व्हाइटनिंग पेस्ट में हम बोल सकते हैं कि कुछ अब्रेसिव्स भी होते हैं। इसलिए मैंने सुना भी है कि जब व्हाइटनिंग टूथपेस्ट कोई बहुत ज्यादा यूज कर रहा है तो हल्का सा एब्रेशन या हल्की लेयर जो है वो या सेंसिटिविटी थोड़ी ज्यादा बहुत माइल्ड लेवल पे वो होता है, हम ये नहीं बोल सकते। अब ब्रशिंग टेक्निक इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे कर रहे हो, लेकिन हाँ बहुत माइल्ड अगर देखा जाए तो अब्रेसिव्स उसमें होते हैं। पर पर्पल टूथपेस्ट डजंट कंटेन एनी अब्रेसिव और इट्स जस्ट अ जेल जो न्यूट्रलाइज कर देता है। सो ये सब तो हो गई बहुत सारी अबाउट व्हाइटनिंग, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, या कब प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए, ये सारी चीजें। तो अभी थोड़ा मिथ बस्टिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, अब कब जाएं कब ना जाएं, क्या होता है, कभी इससे ये तो नहीं होता वो तो नहीं होता, बहुत सारे डर भी है लोगों को करवाने के पहले। तो क्या सेफ रहता है क्या नहीं रहता है, उसके बारे में एक बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज वेरी कॉमन, वो लोग ये बोलते हैं कि क्या हमारे व्हाइटनिंग कराने से दांत वीक हो जाते हैं? नो, इट्स नॉट ट्रू। व्हाइटनिंग कराने से कभी भी आपके दांत वीक नहीं होते हैं। कई बार क्या होता है कि हम व्हाइटनिंग करते हैं या लोग व्हाइटनिंग किट्स वगैरह यूज करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि थोड़े दिन तक सेंसिटिविटी और पेन किसी किसी को लगता है, किसी किसी को नहीं लगता है। सो क्या होता है कि वो लोग मिस इंटरप्रेट कर देते हैं कि भाई सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा सीवियर हो रही है या पेन हो रहा है तो टीथ को इसने वीकन कर दिया होगा, बट इट्स नॉट ट्रू। ऐसा कुछ भी नहीं। आप प्रोफेशनल हेल्प लेके प्रॉपरली व्हाइटनिंग करवाइए। थोड़े दिन तक हल्की फुल्की सेंसिटिविटी, हल्का फुल्का पेन इज नॉर्मल, इट्स नॉट वीकनिंग योर टूथ, ठीक है। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप टीथ व्हाइटनिंग करवा रहे हैं तो इसके कारण टीथ वीक हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, ठीक है। अब अपन ने टीथ व्हाइटनिंग करवा ली है, बट पेशेंट्स कई बार आके ये पूछ रहे हैं, इतने साल से अब हम देख रहे हैं पेशेंट्स को टीथ व्हाइटनिंग उनको करानी है, तो सबसे मेन क्वेश्चन ये होता है कि मैं टीथ व्हाइटनिंग तो करवाना चाह रही हूँ या करवाना चाह रहा हूँ, पर कितने दिन तक टिकेगा? ये सबसे बड़ा बिग क्वेश्चन है फॉर, आई गेस सबको ही ये क्वेश्चन होगा कि करवाना है कितने दिन तक टिकेगा। तो कितने दिन तक टिकता है, कितनी लॉन्ग लास्टिंग है बेसिकली? ये वेरी करता है। बहुत सारे फैक्टर्स है इसमें जो इफेक्ट करते हैं, लेकिन अगर हम इन जनरल देखें कि पेशेंट आया है हमारे पास, उसको मस्त पान मसाला खाने का आदत है ना। अगर पान मसाला वो खा रहा है और वो मेरे पास आया कि वो बोल रहा है कि हमें टीथ व्हाइटनिंग कर दो, एकदम मेरे दांत सफेद हो जाएंगे और मैं वापस कल से स्टार्ट खाना, तो मैं ये नहीं बोल सकती कि ये आपको 6 महीने तक लास्ट करेगा, क्योंकि आपकी हैबिट्स ऐसे है। तो ये बहुत वेरी करता है। ये बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक इंसान के लिए शायद अलग अलग अप्लाई होगा। पर अगर हम जनरल फिगर्स की बात करें तो जनरल अगर आपने प्रोफेशनल टीथ व्हाइटनिंग में अगर आप गए हैं तो वो लास्ट कर सकता है 3 to 6 मंथ्स के लिए। इतना तो करता है। अगर आपकी कोई बहुत ज्यादा हैबिट्स ऐसे नहीं है या आप रेगुलर उसमें करते हैं तो 3 to 6 मंथ्स ये चलता है। अगर आपने होम ब्लीच किया है या होम व्हाइटनिंग अगर जिसको बोलते हैं वो किया हुआ है तो वो करीब 7 से 14 डेज तक लास्ट करेगा। उसके बाद आपको रीअप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी भी उतनी नहीं रहती है। वो बहुत माइल्ड पेरोक्साइड्स यूज करते हैं उसमें, इसलिए तो वो करीब 7 to 14 डेज चलेगा। और जैसे पर्पल टूथपेस्ट इज अ न्यू बज़, तो वो है कि आप पर्पल टूथपेस्ट यूज करो, लगाओ और जाओ और फिर वापस कॉफी पियो तो यू गेट ऐसा। तो वो तो बहुत ही थोड़े ड्यूरेशन के लिए रहेगा। बट इसीलिए ये एडवाइजेबल है कि अगर आपको एक लंबा ट्रीटमेंट और लंबा रिजल्ट चाहिए तो सबसे पहले आपके हैबिट्स को भी ब्रेक करो, स्लो डाउन करो, और उसके साथ साथ अगर आप प्रोफेशनल व्हाइटनिंग में जाएंगे तो यू विल गेट अच्छा रिजल्ट। और एक कॉम्बिनेशन स्किन आपको
आई मतलब गेस 6 मंथ्स तक वो रहेगा, बट हाँ. ऐसा नहीं कि 6 मंथ बाद बिल्कुल ही आप बैक टू हाँ, वही हाँ, पोजीशन में हाँ, चले जाओगे, हाँ, लेकिन वो धीरे धीरे करके स्टेनिंग वापस स्टार्ट होने लगेगी। तो हाँ, इट इज लाइक कि जैसे हम पार्लर में फेशियल कराते हैं, हाँ, आपको रेगुलर आपका स्किन ट्रीटमेंट भी कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो यू हैव टू गो फॉर अ मेंटेनेंस। हाँ, तो इट इज एग्जैक्टली. काइंड ऑफ मेंटेनेंस कि अगर आप मेंटेनेंस उस पे रहोगे तो फिर यू विल बी लाइक नाइस, ऐसे कुछ वो नहीं कि हाँ, बहुत ही मतलब बिल्कुल फिर वो लंबा भी टिक सकता लंबा है. भी टिक सकता है। यस। ओके, ग्रेट. एक एक ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कि वाइटनिंग तो हम नहीं करवा सकते हैं, लेकिन जो होम रेमेडीज होती है लाइक बेकिंग सोडा एंड लेमन, कुछ कुछ यूज करते हैं कि हम तो लेमन घिस लेते हैं दांतों में, एंड एक और चारकोल, हाँ, ये सब चीजें हैं जो लोग अगर आते हैं वैसे तो वो यूज करते हैं। तो इज इट लाइक कि ये सेफ है, प्लस इसमें क्या इफेक्ट हो सकता है दांतों पे, और वो क्यों नहीं करना चाहिए, ओके, और ये रियली वाइटनिंग करते हैं? सी इट्स बेसिकली अगर मैं बोलूँ ना, तो ये जितने भी DIY हैक्स है ना, बेकिंग सोडा प्लस लेमन एंड सॉल्ट, ये सब आप यूज करके, ये बहुत चलता है, इंस्टा पे रील्स चलती हैं ये सब. तो ये आई सजेस्ट कि डोंट गो फॉर इट. क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, बेकिंग सोडास में इनके पार्टिकल साइज बहुत बड़ा होता है. ठीक है, तो इन कारणों से क्या होता है कि जो अपने टीथ की अपर लेयर होती है, इनामल लेयर होती है, वो इसको डिस्टर्ब कर सकती है. ठीक है, अगर उसने डिस्टर्ब कर ली तो आपको जो दूसरे इश्यूज हैं या वो एब्रेट कर सकती है. तो आई सजेस्ट कि जस्ट डोंट गो फॉर इट. गो फॉर प्रोफेशनल हेल्प, गो फॉर प्रोफेशनल क्लीनिंग एंड गो फॉर प्रोफेशनल वाइटनिंग ओनली. मत यूज करो घर में ये सारी चीजें. सो ये थोड़ा सा हार्म करता है, बेकिंग सोडा या सॉल्ट लेमन, ये सब चीजें मत यूज करें, क्योंकि लेमन में भी एसिडिक एसिडिक कंटेंट होता है. तो वो भी काफी हद तक आपके टीथ को थोड़ा सा एब्रेड करने में या थोड़ा पतला कर देता है, इनामल सरफेस हाँ, इनामल सरफेस को. सो डोंट गो फॉर इट. ओके, ये तो बात हो गई. बट कई बार अब ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट्स के येलोइश टूथ हैं, उनमें भी टूथ डिस्कलरेशन होता है, बट उनको हमेशा से थोड़ी सी एक सेंसिटिविटी बनी रही है ना. तो क्या ऐसे पेशेंट्स भी टीथ वाइटनिंग के लिए ऑप्ट कर सकते हैं? क्योंकि उन लोग को डर लगता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं सुना होता है कि टीथ वीक होते हैं या फिर टीथ में सेंसिटिविटी और बढ़ जाती है. तो क्या ऐसे लोग भी जा सकते हैं या ऑप्ट कर सकते हैं फॉर टीथ वाइटनिंग? सी, पहली बात तो हमें ये रूल आउट करना पड़ेगा कि टीथ अगर कोई सेंसिटिविटी है तो वो सेंसिटिविटी क्यों है. एग्जैक्टली. है ना, कभी ऐसा होता है कि पीपल आर सो ऑब्सेस्ड वाइट टीथ के लिए कि उनको लगता है कि हम इतना घिसते तभी भी हमारे दांत वाइट क्यों हाँ, हैं. हाँ, तो जब वो फोर्सफुल ब्रशिंग और बहुत ज्यादा घिसते हैं दांतों को, तो दांत का इनेमल वेयर ऑफ हो जाता है, दांत का इनेमल चला जाता है, उसके कारण भी सेंसिटिविटी होती है. कुछ केरीज प्रेजेंट है, उसके कारण भी सेंसिटिविटी है. तो ये रूल आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बात तो सेंसिटिविटी आपको हो क्यों रही है. हाँ, सेकंड चीज कि अगर आप वाइटनिंग के लिए जा रहे हो तो वाइटनिंग काम करेगा या वाइटनिंग काम नहीं करेगा, ये एक चीज है. और अगर ऐसा है कि अगर आपको कुछ और कारण है तो सबसे पहले उसको रेक्टिफाई करना जरूरी है. अगर ऐसा है कि सब कुछ नॉर्मल है और माइल्ड सेंसिटिविटी है, कुछ ऐसा रीजन नहीं है, तो हम उसमें वाइटनिंग के लिए हम जा सकते हैं. लेकिन सबसे पहले हमको कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स देने पड़ते हैं. प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या देने पड़ते हैं? प्रिकॉशनरी मेजर्स ये होते हैं कि हम सबसे पहले डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स उनको या पेस्ट उनको दें कि आप पहले उसको यूज करो, थोड़ा सा सेंसिटिविटी कम होगा, उसके बाद हम वाइटनिंग के लिए भी जा सकते हैं. और पोस्ट ऑपरेटिव भी जब हमने प्रोसीजर्स कर लिया है उसके बाद भी हम पेशेंट को अवेयर करते हैं कि आपको माइल्ड सेंसिटिविटी रह सकती है, बट इट इज कम्प्लीटली रिवर्सिबल. तो धीरे धीरे करके वो सेंसिटिविटी चली जाएगी. लेकिन अगर ऐसा है कि टूथ वेयर है या बहुत क्रैक्स है या उनकी कुछ ऐसे हैबिट्स है जिसके कारण उनको सेंसिटिविटी, या पीछे के पूरे दांत ट्रीटेड है, तो ये सब चीजों में फिर हमें कुछ और ऑप्शंस देखने पड़ते हैं. पहले वो ऑप्शंस करके उसका सोल्यूशन निकाल के एंड फिर यू कैन गो फॉर वेयर ऑफ है, कुछ क्रैक्स है या सब है, तो फिर उसके हम पहले उसमें जाएंगे, उसको रेक्टिफाई करेंगे प्रॉब्लम को, फिर वी कैन गो फॉर वाइटनिंग. बट इट इज नॉट लाइक कि सेंसिटिविटी है तो हम बिल्कुल भी वाइटनिंग में नहीं जा सकते. ऑल इन ऑल कंक्लूजन यही है कि हम जा सकते हैं, बट हमें कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स करने पड़ते हैं. जैसे हम केमिकल भी यूज करेंगे तो वो थोड़ा माइल्ड यूज करेंगे. लेजर्स जैसे बहुत ही है तो उसको थोड़ा सा माइल्ड यूज करेंगे. वो अलग अलग मेजर्स है, वो उसके परसेंटेज वो डिपेंड अपॉन पेशेंट्स. अपन वो
उसके जो भी हिसाब से सोल्यूशन हम से कर यूज कर सकते हैं. सकते हैं. Yes, but you can go for whitening if you have हाँ, yeah. sensitivity. So anyone can go for whitening. Yes. You just have to see the कि क्या प्रॉब्लम है एंड क्या इसका सोल्यूशन निकल सकता है. Yes. अगर हम देखें तो बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट होता है कि हमारे गम्स पे इफेक्ट हो जाएगा, कि गम्स में कुछ इशू ना हो जाए. तो वो इज इट लाइक ट्रू कि वाइटनिंग करवाने से गम्स में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है? नहीं, एज सच गम्स में अगर आप प्रोफेशनली करवा रहे हैं तो एज सच गम्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है. कभी कभार हाँ, क्योंकि हम लोग जिंजाइवल बैरियर लगाते हैं सबसे पहली चीज, तो आपके गम्स को कुछ भी हार्म नहीं होना है. कई बार ऐसे होता है कि हाँ किसी किसी के गम्स वाइटन हो भी गए हैं सपोज, तो दैट इज मोमेंटरली. और अगर हो गए तो जो भी प्रोफेशनल होगा वो आपको विटामिन ई की जो टैबलेट्स रहेगी वो उसको यूज करेंगे. सो वो बहुत ही जल्दी जो वाइटनेस भी आती है गम्स में तो वो भी हट जाती है. हाँ, अब जो स्ट्रिप्स और पेन्स हैं, ठीक है, उसमें कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं जो आप अगर बहुत देर तक लगा के रख लो या इंडिविजुअल बहुत ही देर तक लगा के रख लेता है टाइम को नहीं चेक करते हुए, उन केसेस में गम नेक्रोसिस होती है. तो बेटर है कि आप जो प्रोफेशनल हेल्प लेके उसको करें. बाकी ऐसे अगर मैं बोलूं कि टीथ वाइटनिंग से गम्स में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो नो, इट्स नॉट ट्रू. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमने इतनी ज्यादा टीथ वाइटनिंग की बात करी, क्या होते हैं, क्या मेजर्स है, क्या प्रिकॉशंस है, सब कुछ हमने डिस्कस किया. अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि एक बेस्ट सोल्यूशन फॉर टीथ वाइटनिंग, कि हाँ ये तो कर ही सकते हैं कि टीथ वाइटनिंग से डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल जाएंगे. एंड दूसरी चीज है इसकी कितने शेड्स ये लाइटर हो सकता है, ठीक है. एंड कुछ घर पे भी कुछ मेजर्स, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके हम टीथ वाइटनिंग कर सकते हैं. क्या बेसिकली आप इसको कैसे समराइज करें? तो मैं सबसे पहले तो ये बोलूंगी कि आप टीथ वाइटनिंग के लिए ऑफ कोर्स जा सकते हैं. अगर आपको कुछ कंडीशंस है तो उसको जो प्रोफेशनल्स है वो उसको उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे. तो ये तो अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दे कि हम नहीं जा सकते और ये नहीं हो सकता. तो अब सेकंड चीज ये है कि इसमें कितने शेड्स हम लाइटर जा सकते हैं. सो आइडियली 3 to 4 शेड्स हम लाइटर जा सकते हैं. बट जैसे जूम वाइटनिंग मैंने बताया, तो वो है कि वो क्लेम करता है कि वो 8 शेड्स लाइटर भी जा सकता है. बट ऑन एन एवरेज हम देखें तो 3 to 4 शेड्स लाइटर आप जा सकते हो. ये हो सकता है कि आपको फर्स्ट सिटिंग में उतना डिजायर्ड रिजल्ट उतना ना मिले, तो यू कैन गो फॉर अनदर विजिट ऑल्सो. ओके, बट यू कैन सिटिंग्स का डिफरेंस कितना करेगा? हाँ, सिटिंग का डिफरेंस ऐसा होता है कि फर्स्ट सिटिंग में हम एटलीस्ट 4 टाइम्स हम अप्लाई कर सकते हैं. ओके, वो दांत पे. लेकिन अगर हमको फिर भी लग रहा है कि नहीं हमको एक और सिटिंग की जरूरत है या हमें वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला है, तो फिर हम सेकंड विजिट के लिए भी जा सकते हैं. बट इट इज नॉट लाइक कि आप बिल्कुल आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन के साथ जा रहे हैं कि मुझे मिराकुलस हॉलीवुड स्माइल चाहिए. तो दैट इज नॉट पॉसिबल इन वाइटनिंग. तो फिर यू हैव टू गो फॉर विनियर्स. वो एक अलग टॉपिक है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे. दिस इज एक्चुअली पॉइंट टू बी नोटेड कि आप बिल्कुल दिमाग में एकदम बिल्कुल कोई भी इमेज बना के जाएंगे कि मुझे एकदम हॉलीवुड व्हाइट स्माइल चाहिए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल. बिकॉज़ वो डिपेंड भी करता है ना आपके स्किन टोन पे डिपेंड करता है, आपके एनामल पे, आपके डेंटिन पे, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है. बट हाँ, यू विल गेट 3 to 4 टाइम्स लाइटर. और इफ यू वांट कि हम घर पे क्या कर सकते हैं, तो घर पे करने का यह है कि जो स्ट्रिप्स और पेन्स है दैट आर हेल्पफुल, बट वो उतना रिजल्ट नहीं देता है क्योंकि इसमें माइल्ड है. बट कुछ एक्सटेंड तक दे सकता है. और इफ यू वांट अ क्विक फिक्स कि आपको मिले, तो फिर गो फॉर अ पर्पल टूथपेस्ट. आई एम नॉट रिकमेंडिंग इट, बट हाँ अगर आपको बिल्कुल ही कुछ ऑप्शन नहीं है, या प्रोफेशनल के पास जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, तो फिर आप पर्पल टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं. मैंने अभी यूज नहीं किया है, लेकिन फिर भी अगर मार्केट में चल रहा है तो ऑफकोर्स कुछ तो होगा उसमें. तो यू कैन गो फॉर दैट. और ये भी है कि उसको रूल आउट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कुछ कैलकुलस डिपोजिशन है और कुछ और स्टेनिंग है जो नॉर्मल पर्पल टूथपेस्ट से या कुछ नॉर्मल टूथपेस्ट से नहीं जा सकती, तो वो जरूरी है. तो कंक्लूजन इज कि गो फॉर अ प्रोफेशनल हेल्प फर्स्ट. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको उस सब चीजों की जरूरत नहीं है, पर्पल टूथपेस्ट हमारा काम नहीं कर रहा है ये सब, तब तो आप जाओगे. लेकिन ये सब मेजर्स करने के पहले आप प्रोफेशनल के पास जाओ, तो आपको करेक्टली गाइड करेंगे एक्चुअली. तो ऑल इन ऑल कंक्लूजन यही है हमारा कि हमें प्रोफेशनल के पास जाके और किसी के गाइडेंस में ये सारी चीजें करना चाहिए. खुद होम रेमेडीज और ये सब नहीं अप्लाई करना चाहिए. सो
आज का हमारा ये 30 मिनट्स के पॉडकास्ट में आई होप कि हमने ऑल डाउट्स रिगार्डिंग वाइटनिंग क्लियर करे होंगे, और आपको कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। एंड आई होप कि हमने आपको इनफ जानकारी दी होगी रिगार्डिंग वाइटनिंग, एंड प्लीज फॉलो अस फॉर मोर डिटेल्स And like, share and subscribe.